Hello students, I am your business studies teacher. Today we will start chapter 1 Nature and Purpose of Business. इस चैप्टर के नोट्स आपको पहले दिए थे, आप लोगों ने कॉपीज़ में लिख लिए होंगे। बिजनेस स्टडीज़ ये आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है 11th में कॉमर्स में। इस चैप्टर में पूरा इंट्रोडक्शन है बिज़नेस का नेचर, बिज़नेस का पर्पस। ये जो आपकी बुक है बिज़नेस स्टडीज़ की, इसमें टोटल आप 10 चैप्टर्स पढ़ेंगे और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा एनुअल में वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स इसमें प्रैक्टिकल के होंगे। ट्वेंटी मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी और आपका वाइवा होगा। अब आपका जो 80 मार्क्स का रिटन है उसके लिए हम सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट पे आ जाते हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें फर्स्ट टॉपिक आप लोगों ने लिखा है कॉपीज़ में, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स एक ब्रांच है बिजनेस की जो किससे कंसर्न्ड है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। कॉमर्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब किस में आता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स जो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं सर्विसेज, वो सब किस में आएंगी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सब ट्रेड को सपोर्ट करती हैं सर्विसेज, तो इन्हें कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और ट्रेड क्या है, जैसे होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। कॉमर्स स्टार्टेड विद द एमर्जेंस ऑफ बार्टर सिस्टम। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मनी जब तक नहीं थी इकोनॉमी में तब तक बार्टर सिस्टम चलता था, गुड्स का एक्सचेंज होता था। और उसमें बार्टर सिस्टम में मेजर प्रॉब्लम क्या आती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मान लीजिए मुझे कोई गुड्स चाहिए तो जो गुड्स मेरे पास हैं एक्सचेंज करने के लिए, उसकी डिमांड भी सामने वाले के लिए होनी चाहिए, तभी वो मेरे गुड्स लेगा और मुझे वो गुड्स देगा जो उसके पास हैं, जो मुझे चाहिए। तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होती थी। If a person wants to build a house and meet labor, he can offer ports, then the labor must have need of ports. Otherwise, the transaction cannot take place. अगर मान लीजिए मुझे कोई चीज़ चाहिए और मुझे जिससे लेनी है उसको भी वो चीज़ चाहिए होनी चाहिए जो मेरे पास है। अगर उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मेरे से क्यों एक्सचेंज करेगा गुड्स। तो ये मेजर प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में। तो उस बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टार्ट हुआ, कॉमर्स। और उसमें बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुई जब मनी आई इकोनॉमी में। सबसे पहले इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम आया और फिर इंटरमीडिएरीज, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, फिर मर्चेंट कॉरपोरेशंस। धीरे धीरे इस तरह से कॉमर्स का डेवलप हुआ। सबसे पहले इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। ये एक तरह से प्राइवेट फर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो बैंक की तरह से ऑपरेट करते हैं। बैंक का क्या काम होता है, डिपॉजिट्स रिसीव करना, लोन्स देना, तो ये वही काम करते हैं इंडिजिनस बैंकर्स। ये एक तरह से मनी लैंडर्स हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, बट बैंक तो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, पर जो मनी लैंडर्स होते हैं वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते। देखो बैंक में दो फंक्शंस हैं, हमारे डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करता है और हमें लोन भी प्रोवाइड करता है।
पर मनी लैंडर्स केवल क्या करते हैं, हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं जब तक हम उनका पूरा लोन वापस नहीं कर देते। बट वहाँ ये वाला फंक्शन नहीं होता डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, ये किस में होता है, बैंक्स में। तो ये डिफरेंस है इंडिजिनस बैंक्स में और मनी लैंडर्स में। तो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम ने एक अच्छा इम्पॉर्टेंट प्लेस ले लिया इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि उससे पहले मनी लैंडर्स थे जो केवल लोन तो प्रोवाइड कर देते थे पर डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब से इंडिजिनस बैंकर्स आए तो ये वाली फैसिलिटी भी प्रोवाइड हुई लोगों को। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजिनस बैंकर्स। सबसे पहली सिग्निफिकेंस का मतलब है इम्पॉर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट क्या है इनकी इम्पॉर्टेंस का, क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके पास मान लीजिए पैसा नहीं है, उन्हें पैसे की ज़रूरत है, क्रेडिट लेना है, तो वो कहाँ जाएंगे, इंडिजिनस बैंकर्स पे। ये स्मॉल ट्रेडर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम मॉडर्न बैंक्स वगैरह से लोन लेने जाएं तो हमें अपनी पर्सनल सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी, बट यहाँ पर जो हमारे इंडिजिनस बैंकर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स के साथ पर्सनल कांटेक्ट बनाते हैं, उनकी पूरी नॉलेज लेते हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस लेते हैं, उन्हें लोन देते हैं। तो ये मॉडर्न बैंक के कंपैरिजन में अच्छा था, ये इसकी इम्पोर्टेंस है इंडिजिनस बैंकर्स की। सिग्निफिकेंस हम पढ़ रहे हैं, इसमें सेकंड पॉइंट है क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। इंडिजिनस बैंकर्स की क्या इम्पोर्टेंस है कि जो ये फार्मर्स हैं, जो लैंडलेस कल्टीवेटर्स हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं स्मॉल फार्मर्स को इंडिजिनस बैंकर्स। इसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है इंडिजिनस बैंकर्स की लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट मीन्स मोर देन 1 ईयर के लिए अगर आप लोन वगैरह दे रहे हैं। वर्किंग कैपिटल नीड्स जो हैं बिजनेस की, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की, उसके लिए भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अगर उन्हें लोन चाहिए तो इंडिजिनस बैंकर्स ये भी हेल्प करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। अभी हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, अब हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स रह गई हैं इस सिस्टम में। सबसे पहला डिफेक्ट है ओल्ड मेथड्स ऑफ बिजनेस। ये जो इंडिजिनस बैंकर्स थे, इन जो मेथड यूज़ कर रहे थे ओल्ड था, डिफेक्टिव था। इंडिजिनस बैंकर्स मॉडर्न मेथड जो हैं बिजनेस के वो नहीं यूज़ कर रहे थे, और इंडिजिनस बैंकर्स की जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने नहीं थे, कम थे, नंबर भी स्मॉल था इनका। दूसरी जो कमी रह गई इंडिजिनस बैंकर्स में वो थी लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिजिनस बैंकर्स जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे से ऐसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एक जेलसी होती है, वो चीज़ थी जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज्ड सेटअप नहीं था, सब इकट्ठे मिलके एक जो टीम वर्क होता है वो नहीं कर रहे थे। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ मनी लैंडिंग, इनका जो मनी लैंडिंग का सिस्टम था वो भी डिफेक्टिव था। प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव लोन्स में कोई डिफरेंस नहीं था कि कोई लोन ले रहा है उसको कहाँ पर लगा रहा है, उसे कितनी अर्निंग हो रही है। दैट इज द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव लोन्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये चार्ज करते थे वो भी काफ़ी हाई था। और इंडिजिनस बैंकर्स अनफेयर मीन्स मनी अर्न करने के भी यूज़ कर रहे थे। तो ये सब डिफेक्ट्स देखते हुए इंडिजिनस बैंकर्स के बाद नेक्स्ट हमारे आए इंटरमीडिएरीज। एक और डिफेक्ट था डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। इंडिजिनस बैंकर्स के प्रॉपर अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं होते थे, उसमें भी गड़बड़ होती थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंश्योरेंस कंपनी। इंडिजिनस बैंकर्स के बाद हमारे कॉमर्स की हिस्ट्री में नेक्स्ट जो आते हैं इंस्टीट्यूट, उनका नाम है इंश्योरेंस कंपनीज। ये पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती हैं, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उसके रिस्क कवर करती हैं, और
चाइल्ड एजुकेशन वगैरह के लिए भी फ़ंड प्रोवाइड करती थी, और जैसे मैरिज है या पेंशन स्कीम्स हैं, ये सब फैसिलिटीज इंश्योरेंस कंपनी दिया करती थी। इसके बाद नेक्स्ट कॉमर्स की हिस्ट्री में आए म्यूचुअल फंड्स कंपनीज। ये कंपनी रिसोर्सेज कलेक्ट करती थी इन्वेस्टर से और उसको कैपिटल और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करती थी। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से जो आपकी एक्सपेंडिचर हो गए, खर्च हो गए डेली रूटीन के, वो आपने करे, उसके बाद आपके पास जो बचता है दैट इज सेविंग्स। उन सेविंग्स को आप क्या करते हो? फर्दर इन्वेस्ट करते हो जिससे आप इनकम जनरेट कर सको। तो उसे आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो एक तरह से शेयर मार्केट में वो पैसा लगता है, और फिर जैसे जैसे शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है वैसे वैसे आपको अर्निंग्स होती हैं। इसके बाद कॉमर्स ऑफ हिस्ट्री में नेक्स्ट कंपनीज आई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज मेनली इनका क्या फंक्शन होता था? एजुकेशन लोन प्रोवाइड करना, होम लोन प्रोवाइड करना। इसके बाद इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स आए। इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स मीन्स जैसे कंपनी वो खुद नहीं जाएगी हर एक के दरवाजे पे कि हमारे शेयर्स खरीद लो, वो बीच में एक मिडल मैन को अपॉइंट करती है जिसे हम ब्रोकर्स कहते हैं। तो वो हमारे शेयर सिक्योरिटी सेल करने में हेल्प करते हैं, कंपनी उन्हें कमीशन पे करती है। इसके बाद कॉमर्स की हिस्ट्री में नेक्स्ट आए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इनका मेन फोकस था कंपनीज को हेल्प करना, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कंपनीज में इन्वेस्ट हो सके, तो कंपनीज जो हैं वो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करें। लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं ये शेयर्स डिबेंचर्स। तो इसके लिए जो बैंकर्स अपॉइंट करती है कंपनीज, इन्हें हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बोलते हैं। ये भी कंपनीज को हेल्प करते हैं कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स सेल करवाने में। ये सब हमारे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में कैसे कैसे एक के बाद एक कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस आती गई। इसके बाद आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, उसमें ट्रांसपोर्ट बताया था। तो नेक्स्ट हमारे कॉमर्स की हिस्ट्री में आया ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट जैसे कि आपको पता है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इससे क्या हुआ? हमारा और बिजनेस बढ़ा। क्या क्या आता है ट्रांसपोर्ट में? लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सब इसके टाइप्स हैं। इसके बाद हमारे कॉमर्स की हिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेडिंग कम्युनिटीज। ट्रेडिंग कम्युनिटीज वो कम्युनिटीज हैं जो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में लिंक होती हैं। ये 4 टाइप्स की हैं: एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। मैन्युफैक्चरर्स ने गुड प्रोड्यूस करे और कंज्यूमर्स ने उनको कंज्यूम करा। ये जो पूरी चेन है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स तक की, इनके बीच में जो इंटरमीडिएरीज आते हैं, जो मिडल मैन आते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज। इसमें 4 हैं: एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर। मैन्युफैक्चरर से एजेंट लेता है, जैसे हम कहते हैं हमने उस कंपनी से एजेंसी ले ली, तो दैट एज एजेंट। और एजेंट फिर एक पर्टिकुलर एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर उस एरिया में जितने होलसेलर्स हैं उनको गुड्स प्रोवाइड करते हैं, और होलसेलर रिटेलर्स को देते हैं, और रिटेलर्स कंज्यूमर्स को। तो ये पूरी चेन है और इसे बोलते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज। इसके बाद हिस्ट्री के कॉमर्स की हिस्ट्री में नेक्स्ट आते हैं हमारे मर्चेंट कॉरपोरेशंस। मर्चेंट कॉरपोरेशंस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में नेक्स्ट टॉपिक है मर्चेंट कॉरपोरेशंस। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इनके क्या क्या फंक्शंस हैं? नंबर 1, प्रोवाइडिंग फाइनेंस मीन्स डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल फाइनेंस। जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो भी हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करना, उन्हें लोन प्रोवाइड करना। इसके अलावा ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ मीन्स फिजिबिलिटी स्टडीज़। जैसे मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करने हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये जो आपके मर्चेंट कॉरपोरेशंस हैं ये आपको काउंसलिंग करेंगे, गाइड करेंगे
कि किस फील्ड में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सारी आपकी काउंसलिंग भी करते हैं, आपको एडवाइस भी देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है मर्चेंट कॉरपोरेशंस का। ये ब्रोकर्स की तरह भी एक्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे भी आपको समझाया था। स्टॉक एक्सचेंज मतलब जहाँ पे हमारे शेयर्स परचेज और सेल होते हैं। तो ये ब्रोकर्स मतलब एक तरह से मिडल मैन होते हैं कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन है मर्चेंट कॉरपोरेशंस का एडवाइस देना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। कोई भी आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी एडवाइस चाहिए तो वो मर्चेंट कॉरपोरेशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट इसका फंक्शन है एडवाइस इन मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मॉडर्नाइज करना है, एक्सपेंड करना है, एडवांस टेक्नोलॉजी लानी है, तो उसके लिए भी आपकी हेल्प और गाइड ये करती हैं मर्चेंट कॉरपोरेशंस। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 में। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट नेशंस जो इसके मेंबर हैं उनको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। और जो भी डिफरेंट नेशंस इसके मेंबर हैं उनमें कुछ भी बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनको भी ये सेटल करती है। तो इसका मेन फंक्शन है इंटरनेशनल पीस। डिफरेंट नेशंस इसके मेंबर्स हैं, इंडिया भी स्टार्टिंग से इसकी मेंबर है। और ये जो WTO ये इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इसका हेल्प करती है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स सभी नेशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो, उनके वहाँ के लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, ये इसका मेन मोटिव है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर में पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी क्या पोजीशन है। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा गया क्योंकि इंडिया डेवलपिंग नेशन है, लार्जेस्ट कंट्री है, एशियन कंट्री, तो एक तरह से सब कॉन्टिनेंट है ये एशिया की। तो इसकी क्या पोजीशन है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज अ डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहा गया इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं। It is the world's 6th largest economy by nominal GDP and the 3rd largest by purchasing power parity. अगर हम GDP के क्राइटेरिया से देखें तो वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी की, और अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3rd लार्जेस्ट है। The long-term growth prospectus of the Indian economy is positive due to its young population. जितने भी डिफरेंट नेशंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें यंग पॉपुलेशन इंडिया में है और कम है डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंसी रेशो मीन्स जो हमारी ओल्ड एज ग्रुप है जो वर्क नहीं कर पाता, आफ्टर रिटायरमेंट वाला जो एज ग्रुप है, और जो हमारे चिल्ड्रन हैं जो वर्क नहीं कर सकते, तो अगर उन दोनों को हम कंसिडर करते हैं इस कैटेगरी में लो डिपेंडेंसी रेशो में। इन्वेस्टमेंट रेट्स और इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ग्लोबल इकोनॉमी में हम देख सकते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट रेट्स भी ज़्यादा हैं और आपस में डिफरेंट नेशंस के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी इंडिया का और कंट्रीज़ के साथ अच्छा है। इंडिया टॉप द वर्ल्ड बैंक्स ग्रोथ आउटलुक फॉर द फर्स्ट टाइम इन फिस्कल ईयर 2015-16 ड्यूरिंग विच द इकोनॉमी ग्रू 7.6%। और जो हमारा दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IMF, उसके अकॉर्डिंग भी ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वो 7.2% है हमारी 17-18 में और 7.7% 18-19 में। तो ये हमारी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में पोजीशन है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। नाउ your topic is IITC, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कहा गया क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट नेशंस इन्वेस्ट भी करते हैं, यहाँ से गुड्स परचेज भी करते हैं और ये उनके लिए मार्केट भी है। लास्ट 17 ईयर्स से इंडिया
प्रमोट कर रही है ग्लोबल इकोनॉमी में, लीडरशिप है इंडिया की, और सक्सेसफुली प्रोवाइड कर रही है ये स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जिससे इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके कंट्री की। और इंडिया का एक इंटीग्रेटेड ग्रुप है बिजनेस का, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ बिजनेस टाइकून्स, जिसमें सब हाई प्रोफाइल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो सपोर्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट को, इंटरनेशनल ट्रेड को। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस तरह की एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम परफॉर्म करती रहती है, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इंडस्ट्री सेटअप होना, जैसे हमारे यहाँ इतनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। तो इंडिया का बायलैटरल ट्रेड है, मतलब एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट भी होता है। तो ये इसीलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, IITC, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर।